हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में आज हम लोग सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। हमारे आपकी जो सेकंड बुक है उसी का हम लोग आपका जो है सेकंड चैप्टर देख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इसी के माध्यम से मैं आपको समझाने का दिखाने का प्रयास करूंगा। राजा और अनेक जो राज्य हैं उन्हीं पर हम लोग आपका बात करेंगे। ठीक, क्लियर है? तो इन सब चैप्टरों को आप बहुत अच्छे से देखेंगे और पढ़ लेंगे तो हम ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंश का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी यानी कि 600 के आसपास, 600 के बाद। ऐसी तो ये क्या है आपकी 7वीं शताब्दी है, क्योंकि 0 से लेकर 100 एक शताब्दी होती है और 100 से लेकर 200 ये 2 शताब्दी होती है। ठीक है, तो 600 के आसपास यानी कि 7वीं शताब्दी के में कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र वन में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी यानी कि 600 से लेकर आपके 1100 के आसपास, कितना 1100 के आसपास की बात कर रहा हूं। क्या हुआ इनके बीच में शासन काल में प्रमुख राजवंश आपके दिखाई दिए। ठीक, अब सबसे पहले देखिए इन मानचित्र में आप गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चौहान के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप उन राजवंशों को बता सकते हैं कि कहां पर है? इनको आप अच्छे से देख भी सकते हैं। क्लियर है? देख लिया आपने। अब सबसे पहले आप आइए, आप देखिए यह है चौहान, ये है गुर्जर प्रतिहार, ये है परमार, ये है चंदेल। ठीक है, और ये है पाल वंश के शासक। ठीक है, और ये है राष्ट्रकूट, ये है मगध, ये है चोल। ठीक, ये है चेर और ये है पांड्य। क्लियर है? इनको हमने देख लिया। ठीक, इनको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो एक बार मैप पर आपका नजर दौड़ाइए कि कहां कहां पर कौन सा राजवंश है। ठीक, और आपको दिखाई देगा कि राजवंश कहां पर है। क्लियर है? आप इनको देख पाओगे और स्पष्ट रूप से समझ पाओगे कि कहां पर ये राजवंश है। देख लिया? नीचे पांड्य भी है बच्चों, चोल चेल पांड्य आपको दिखाई देंगे स्पष्ट। हो गया? चलिए, अब है नए राजवंश का उदय। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप में विभिन्न बड़े भूभाग स्वामी में योद्धा अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय अपने महाथत यानी के सामंत के रूप में मानते थे। कैसे मानते थे? अपने सामंत के रूप में। उन्हें उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या राजस्वामी के उपहार लाएंगे, और जो उनके सामंत हैं, जो उनके राजा होते थे या स्वामी होते थे, वो उनसे उम्मीद करते थे कि ये क्या लाएंगे, उनके लिए उपहार लाएंगे। उस समय उपहार, गिफ्ट का बड़ा प्रचलन था और आज भी कैसा है? काफी प्रचलन है। उनके दरबार में हाजिरी लगाए, हाजिरी का मतलब होता है अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना, और जरूरत पड़ने पर उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपत्ति हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का स्वामी, ये शब्द कहां से निकला है? महंत आपका सामंत से ही शब्द निकला है, महामंडलेश्वर। पहले स्थिति सामंत होगी, महासामंत होगी, दूसरा महामंडलेश्वर। और कभी कभी वे स्वामी के अधिपत्य के स्वतंत्र का आपका दावा भी करते थे। ठीक, ये हमको देखना है कि उनका अधिपत्य क्या है, इन चीजों का दावा करते थे। इस तरह एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूट की शुरुआत वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 18वीं शताब्दी के मध्य से राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसे हराया हिन्य गर्व यानी कि शाब्दिक सोने का गर्व
हिरण्यगर्भ, चालुक्य स्वामी, ध्यान दीजिए, एक शब्द आया हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब है सोने का गर्भ। ठीक। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि वह सहजन्म क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा आपका प्राप्त करेंगे। कुछ उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पास राजशाही काम करने सैन्य कुशल इस्तेमाल किया जाता था। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर समन और गुजर प्रतिहार। हरिशन ब्राह्मण थे, कह रहे हैं जो गुजर प्रतिहार हरिशन थे उन्हें ब्राह्मण बताया गया है, और अपनी परंपराओं को, पेशे को छोड़कर शस्त्र चलाना अपना लिया और क्रम से कर्नाटक और राजस्थान के में सफलतापूर्वक इनको ये स्थापित हो गए। तो ये वो समय है कि कैसे धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में जो राजवंश आ रहे हैं उनका उदय का कारण क्या है। ठीक। देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। राज्यों का प्रशासन। इन नए राजाओं में से कई ने महाराजा धीराज, तिरुभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवनों का स्वामी, इस तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इन तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जो अपनी सत्ता है उनकी साझेदारी कर रहे थे। इन सभी राज्यों में उत्पादक किसानों, पशुपालकों और कारीगर संसाधन इकट्ठे किए। इनको अक्सर वे अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए माने के लिए बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, राजस्व व्यापारी भी ले आता था। ठीक, यानी कि जो वसूल रहा है वो उसको लेने का आपका दावा भी करता था। ठीक, ये आपको देख। चलिए, हो गया। अब एक व्यवस्था मिलती है 400 कर। क्या मिलती है? 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न कर यानी कि 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित है वेदी, जो कि नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में, यानी कि वेदी ऐसा कर है वो पैसे ना लेकर वो आपका श्रम के रूप में कर लिया जाता। कितनी अच्छी बात है और कितनी गलत बात है। पैसे की जरूरत नहीं है, आप कुछ लेबर का काम करिए आइए, और नहीं है इससे शब्द है जबरन काम करना पड़ता। यानी पैसे की इंपॉर्टेंट नहीं थी, काम करने वाले की ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। यानी जबरन श्रम आपका कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छज्जा डालने वाले का कर, अगर आपने मकान के आगे स्लैब छज्जा डाला है, आज उसको बरामदा बोलते हैं, उस पर कर देना पड़ेगा। खजूर या ताड़ के वृक्ष लगाए, आप चढ़ रहे हैं, आपने सीढ़ी का इस्तेमाल किया है तो आपको कर देना पड़ेगा। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल आज मेरे नाम पे है, कल मेरे बच्चों के नाम पे जाएगी, तो मुझे वहां भी टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। ठीक, और ऐसे बहुत सारे करों का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो कर कैसे हो गए? अलग अलग प्रकार के, तो आपको बताना है। ठीक, कह रही ये संसाधन राजा का व्यवस्था का वित्तीय आधार था, यानी कि फाइनेंशियल बेसिस पर अगर कुछ था तो वो टैक्सेशन था। देखिए आज की सरकार हो चाहे उस समय के राजा महाराजा जो आपका शासन कर रहे थे, सबको अगर फाइनेंशियल आप देखेंगे तो मेन था उनका कर, यानी कि टैक्स। क्या करते थे वो? कर के माध्यम से ही अपना सब कुछ वो आपका मेंटेन करते थे, चाहे वो सैलरी देना हो, चाहे युद्ध लड़ना हो, चाहे राजस्व भरना हो, किसी के वेतन है, कोई भी सहायता वगैरह, वो सब किस पर डिपेंड थी? इन कर पर, वित्तीय आधार पर थी। साथ ही मंदिर और दुर्ग के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे।
यानी कि उस पैसे का अगर आपको दुर्ग का मतलब होता है किले बनाना, ठीक है, और कोई मंदिर बन रहा है, उसी के निर्माण में भी यही पैसा लगता था। संसाधन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जो युद्ध करते थे, अब देखिए युद्ध करने में सेना जा रही है, सेना के लिए हथियार चाहिए, शस्त्र चाहिए, ठीक है, उनके खाने की, उनकी रहने की व्यवस्था चाहिए, तो उसके लिए पैसा खर्च होगा। तो ये पैसा वहां भी खर्च होता था। क्लियर है? कैसा था? वहां भी ये पैसा आपका खर्च हो रहा था। ठीक। और कह रहे हैं कि लूट की शकल में धन मिलने की तथा जमीन में व्यापारिक प्रयोग की संभावना बनी रहती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवार के बीच से ही की जाती थी। यानी कि अगर कोई आपका पदाधिकारी बनेगा तो जिस परिवार का मतलब वर्चस्व बढ़िया है समाज में, उसकी पकड़ अच्छी है, वही बनते थे। और प्राय ये क्या थे? वंशानुगत होते थे। आज मैं बनूंगा, कल मैं लड़का बनेगा, कल उसका लड़का बनेगा। तो कैसा था आपका? ये वंशानुगत था। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही ओहदों पर होते थे। ओहदों का मतलब होता है पद से। क्लियर है? ओहदों का मतलब क्या होता है? पद पर। तो राजा के सगे संबंधी थे, वही आपका पदों पर बैठते थे। चाहे कोई मंत्री बनाना हो, कोई बड़ा सामंत बनाना हो, कोई जमींदार बनाना हो, क्लियर है, या किसी कोई आपका कोई अधिकारी नियुक्त करना हो, तो राजा के जितने भी आपके निकट संबंधी होते थे, चाहे उसमें मित्रगण आ जाए या फिर कोई रिश्तेदार दोस्त आ जाए, वो ही आपके, ये सब लोग ही उनके पास पड़ोस में रहते थे। तो कर व्यवस्था से कितनी चीजें चलती थी उसका निर्धारण आपको दिखाया गया है कि कर व्यवस्था क्या क्या करती थी और किस तरीके से काम कर रही थी। चलिए देख लिया। अब इसके बाद है प्रशस्तियां। मैं आपको प्रशस्तियों के बारे में बताऊंगा कि प्रशस्तियां बेसिकली होती क्या है, ये बहुत बार आपको शब्द मिलेगा, और भूमि अनुदान का क्या मतलब है। अब इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रशस्तियां ऐसा ब्यौरे होते हैं, ब्यौरे का मतलब होता है जानकारी का स्रोत, जो शब्द से सत्य भी हो सकता है, यानी कि एक शब्द सत्य भी हो सकता है। भी का मतलब उसमें किसी राजा के बारे में बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं और जमीनी आधार पर उसका स्थिति ना हो। मान लीजिए मैं राजा हूं, मैंने प्रशस्ति बनवा दी कि मैंने अपने संपूर्ण क्षेत्र के लिए, जो उत्तर का क्षेत्र है उसके लिए मैंने जल की व्यवस्था की है और ये मैं आप लगवा दूं। क्लियर है? तो काम क्या उत्तर में दक्षिण में लगवा दिया। तो अब उन्हें क्या पता उत्तर वालों को कि दक्षिण में लगवा दिया। आज के जमाने में सोशल मीडिया पता चल जाता है, लेकिन उस जमाने में पूरा एक राजा का राज्यकाल नहीं मर जाता था, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन यह प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि खुद को कैसा दर्शाना चाहता है। मिसाल के तौर पर सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में, विद्वान ब्राह्मण, और अक्सर इन सब चीजों पर आपका प्रदान की गई चीजों को दिखाता है। ठीक, ये हमको देखिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब नाग भट्ट की उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। जो नाग भट्ट है, ठीक है, चलिए। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया है और अपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में लिखा है। संस्कृत में मिली ग्वालियर मध्य में पाई गई एक प्रशस्ति प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि अवध, सैंधव, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का हिस्सा, राजा और उनके आगे भी ये धारण है। उन्हें कन्नौज के शासक के चक्रवर्ती पर विजय प्राप्त की। उन्होंने बंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, दंतिदुर्ग मालवा का हिस्सा, किरत बनवासी तुर्भस में उत्तर में, ये सारी चीजें दिखाई। ठीक। राजा लोग प्राय ब्राह्मण को भूमि अनुदान को पुरस्कृत करते थे और ताम पात्रों पर अभिलेखित करते थे। यानी कि उन्होंने अगर भूमि को दान में दिया है तो उसका वर्णन उन्होंने किया है। ठीक, और ये दिखाया गया है इस वर्णन के माध्यम से। ये है वो प्रशस्ति।
ठीक है, तो ये हैं प्रशस्तियां। देख लिया आपने? ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने प्रशस्तियों को देखा, इस तरीके से प्रशस्तियां लिखी होती थी और राजा अपने बारे में लिखवाते थे, अपनी प्रशंसाओं के बारे में। तो ये सारी चीजें थी। तो फिलहाल हमने आज के लेक्चर में इतना ही देखा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।